Hello guys, welcome back to the channel. Guys, this is the next set of questions that was asked in recent interview. It was asked in JP Morgan Chase. ठीक है, तो यार इसमें इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस नहीं है बिकॉज वहाँ पे मिक्स होता है कि डीबी के क्वेश्चंस भी होंगे, स्प्रिंग बूट वगैरह के क्वेश्चंस भी होंगे। मैं प्रेजेंट वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो जावा से रिलेटेड हैं दैट आई came across after talking to some candidates. So this is a list of like 7 questions, काफी common questions हैं. So let's go through one by one. होते क्या है ये अंडरस्टैंड करते हैं इन इंटरव्यू में कैसे बताना है, ठीक है। हेलो गाइस, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपैरेबल वर्सेस कंपैरेटर। ठीक है। अब बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि एक तो दोनों प्रोनाउंस भी मतलब दोनों सेम ही वर्ड लग रहे हैं ऑलमोस्ट, कंपैरेबल एंड कंपैरेटर। ऑब्वियस सी बात है, वर्ड से मतलब ही समझ में आ रहा है कि दोनों कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनका यूज कैसे है जावा में वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोथ आर इंटरफेसेस एंड कैन बी यूज टू सॉर्ट कलेक्शन एलिमेंट्स। ठीक है, कलेक्शंस को सॉर्ट करने के लिए यूज होते हैं। की डिफरेंस आता है कि कंपैरेबल जो होता है उसमें कंपैरिजन कंपैरिजन लॉजिक इज इन द क्लास इटसेल्फ, क्लास के अंदर ही होता है। मैं एक बार कोड भी दिखाने वाला हूँ, ज्यादा क्लियर होगा। तो कंपेयर टू मेथड होता है कंपैरेबल का, एंड कंपैरेटर का होता है कंपेयर मेथड। ठीक है, ये डिफरेंस यार काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है, इंटरव्यूअर ये पूछता तो है डिफरेंस, साथ में इंप्लीमेंट करने को भी बोलता है। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना होगा। तो पहले कंपैरेबल पे आते हैं। कंपैरेबल ध्यान रखना, जो कंपैरेबल इंटरफेस जावा में है वो नेचुरल ऑर्डरिंग बताता है। नेचुरल ऑर्डरिंग भी क्या मतलब है इसका मैं समझाता हूँ, एक बार साथ में कोड भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, नेचुरल ऑर्डरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द कलेक्शन। तो देखो, कलेक्शन जो सॉर्ट होता है हमारा जावा में, वो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट करके एक फंक्शन होता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने कोई लिस्ट बना रखी है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बना रखा है, और आपने कलेक्शंस डॉट सॉर्ट में लिस्ट डाली, तो वो किस बेसिस पे उसको सॉर्ट करे, क्या रीजन, क्या लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे जो नेचुरल वो जो लॉजिक होता है ना, वो नेचुरल ऑर्डरिंग बोला जाता है उसको। मैं एक बार कोड के साथ दिखाता हूँ आपको। तो आप सपोज करो कि स्टूडेंट आपने क्लास बना रखी है, स्टूडेंट है, उसमें आईडी है, नेम है, मार्क्स है। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्टर हो गया। और यहाँ पे हमने एक नेचुरल ऑर्डरिंग के लिए कंपेयर टू मेथड कंपेरेबल इंप्लीमेंट कर रखा है। देखो, ये इंटरफेस इंप्लीमेंट हो रखा है, इस क्लास ने कर रखा है, और कंपेयर टू मेथड यूज कर रखा है। और कंपेयर टू में जो लॉजिक लगा रखा है वो मार्क्स से कंपेरिजन है, कि दो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के अगर कंपेयर हो साथ में तो वो मार्क्स के बेसिस पे हो। तो अगर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखें तो हमने देखो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बनाया है, 4 ऑब्जेक्ट इसमें ऐड किए हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स के साथ। और उसके बाद ये बस अभी लॉजिक में एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट कर रहा हूँ सॉर्टिंग के लिए, तो यहाँ पे कंपेयर टू मेथड यूज करेगा ये वाला, और इसको मार्क्स से सॉर्ट कर देगा। ठीक है। ठीक है, अभी फिर से आते हैं थ्योरी पे, फिर अभी कोड एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। तो बेसिकली कंपैरेबल में नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि ये क्लास डिफाइन करता है कि इसके खुद के ऑब्जेक्ट कैसे कंपेयर होंगे। एक ही कंपैरिजन लॉजिक रख सकते हैं एक क्लास के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जावा लॉन्ग लैंग पैकेज का होता है ये कंपैरेबल। ठीक है, एंड डिफाइंड इनसाइड द क्लास इटसेल्फ। ओके। और कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कंपैरेबल इंटरफेस में एक ही मेथड होता है कंपेयर टू, और इसका जो मतलब बेसिकली कंपेयर करके जो ये वैल्यूज देता है कि अगर इफ ऑब्जेक्ट वन इज लेस देन ऑब्जेक्ट टू, नेगेटिव इंटीजर, जीरो अगर दोनों इक्वल है, और पॉजिटिव अगर ऑब्जेक्ट वन इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, इसका इंप्लीमेंटेशन एक बार थ्योरी में देख लेते हैं, फिर हम कोड में देखने वाला है। थ्योरी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय क्लास बना रखी है, उसने इंप्लीमेंट किया है कंपेरेबल इंटरफेस हमारा। ठीक है, फिर हमने कंपेयर टू मेथड को ओवरराइड किया है, और यहाँ सैलरी से कंपैरिजन किया है, हमने सैलरी से कंपैरिजन लॉजिक लिखा है। और बाद में इसको हमने मेन में यूज कर लिया, कलेक्शन डॉट सॉर्ट एम्प्लॉयज लिस्ट डाल दी हमने वाली। ठीक है, इसका इंप्लीमेंटेशन ऐसे ही है, कोड में देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट थिंग इज, उस आपसे पूछा जाता है कि हम मल्टी एट्रीब्यूट में कंपैरिजन डाल सकते हैं नहीं डाल सकते। अब देखो, मल्टीपल कंपैरिजन लॉजिक्स तो नहीं डाल सकते, बट मल्टीपल एट्रीब्यूट कंपैरिजन डाल सकते हैं। इसका मतलब समझो कि कंपेयर टू मेथड तो एक ही होगा, इसके अंदर सपोज करो मैं नेम से सॉर्टिंग डाल रहा हूँ कि बंदे आकाश, विनीत और श्रव्य, अगर इनको कंपेयर करना हो तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में हो जाए। लेकिन सपोज करो दो आकाश है, तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, अगर नेम दोनों के सेम है तो उस केस में मैं सैलरी से कंपैरिजन कर रहा हूँ, जिसकी सैलरी ज्यादा होगी वो पहले आ जाए, और जिसकी सैलरी कम होगी बाद में आ जाए। ठीक है, तो इसका यूजेस क्या होता है कंपैरेबल का, तो बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। और जो हमारे ट्री सेट एंड ट्री मैप क्लासेस होते हैं ना, वो कंपैरेबल पे डिपेंड करते हैं उनकी नेचुरल ऑर्डरिंग के लिए। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इस पॉइंट पे। बेसिकली ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और काफी पूछा जाता है इंटरव्यूज में। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन आएगा हमारा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कंपैरेबल के, वो देख लो। सॉर्टिंग लॉजिक सिंप्लीफाई करता है, क्योंकि क्लास के अंदर एक सिंपल सॉर्टिंग लॉजिक होता है। प्रोवाइड्स अ क्लियर नेचुरल ऑर्डर फॉर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है,
प्रॉब्लम्स क्या है, टाइटली कपल होती है सॉर्टिंग लॉजिक क्लास के साथ। अगर सपोज करो मुझे सिर्फ नाम से ही सॉर्टिंग करनी है, उस केस में क्या होगा, अभी तो मैंने सैलरी से कर दिया है, नाम से करनी है, या फिर मुझे किसी एक दूसरे कोई स्टूडेंट क्लास है उसमें कई सारे सब्जेक्ट के मार्क्स रखे हैं, मुझे मैथ के मार्क्स से सॉर्टिंग करनी है लोगों की, तब मैं कैसे करूंगा? तो वहाँ पे हो नहीं पाता इस केस में, ठीक है, कंपेरेबल में, क्योंकि हम एक ही लॉजिक लगा सकते हैं, या तो भाई नाम से लगाओ, या तो ओवरऑल मार्क्स से लगाओ, या तो फिर मैथ के मार्क्स से लगाओ, ठीक है। और वही केस है, सेम चीज, लिमिट्स टू अ सिंगल सॉर्टिंग लॉजिक मेक्स इट अनसुटेबल फॉर केसेस वेयर मल्टीपल सॉर्टिंग क्राइटेरिया रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है सॉल्व होता है हमारा कंपैरेटर से। कंपैरेटर इज आल्सो इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस है जावा यूटिल कंपैरेटर क्लास में, कंपैरेटर पैकेज में, यूज टू डिफाइन अ कस्टम सॉर्टिंग लॉजिक, ठीक है। और ये कैसे करते हैं ये देखो अभी, unlike the comparable interface which imposes a natural ordering, comparator allows multiple sorting strategies, ठीक है। इसका भी मैं लॉजिक दिखाने वाला हूँ, अब बस मेरे साथ ये बेयर करो थ्योरी। कंपैरेटर इंटरफेस अलाउज यू टू क्रिएट अ क्लास विद कंपेयर मेथड। देखो कंपैरेबल में कंपेयर टू मेथड होता था, और कंपैरेटर में यहाँ पे कंपेयर मेथड है, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ज्यादातर बच्चे भूल ही जाते हैं चीज और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपैरेबल में कौन सा था, कंपैरेटर में कौन सा था, ठीक है। अब प्राइमरी मेथड टू इम्प्लीमेंट इज कंपेयर, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू डालते हैं और सेम तरह के तरीके से वैल्यू आता है, ऑब्जेक्ट वन इज लेस देन ऑब्जेक्ट टू, नेगेटिव जीरो तो ऑब्जेक्ट वन। इस पे पता क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर बोला है, मैंने माइनस वन नहीं बोला, लेकिन लोगों को लगता है यहाँ पे सिर्फ माइनस वन आएगा, जीरो आएगा, प्लस वन आएगा। एक्चुअली यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, एनी नेगेटिव इंटीजर विल डिनोट कि ऑब्जेक्ट वन इज लेस देन ऑब्जेक्ट टू। इस पे भी क्वेश्चन आता है, एक अलग से वीडियो बना देंगे इस पे, ठीक है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली तीनों तरीके से किया है। ट्रेडिशनल तरीका जो है कंपैरेटिव इम्प्लीमेंट करने का, एनोनिमस क्लास की तरह तरीके से, और लैम्डा लैम्डा एक्सप्रेशन से, तीनों सेम ही काम करते हैं। ये बस फंक्शनल इंटरफेस था तो मैंने दिखाने के लिए किया है। अभी के लिए इसको स्किप करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा मेन है कि डिफरेंस क्या होता है वो जानना। तो इसका यूजेस एक बार देख लेते हैं। सॉर्टिंग के लिए यूज होता है यूज विद कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, सेम तरीका, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटर का हम क्लास वो ऑब्जेक्ट डाल देते हैं बताने के लिए। ये सब मैं आपको कोड में दिखाने वाला हूँ अभी। यूज विद लैम्डा क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस है। एडवांटेजेस है कि मल्टीपल सॉर्टिंग लॉजिक आ सकता है, और सॉर्टिंग लॉजिक डीकपल करके रखता है क्लास से। डिसएडवांटेज है कि हाँ ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है थोड़ा सा, एंड मे रिक्वायर मल्टीपल कंपैरेटिव क्लासेस फॉर डिफरेंट सॉर्टिंग क्राइटेरिया। चलो कोड पे आते हैं, ठीक है। कोड पे आते हैं, मैं फिर से स्टूडेंट क्लास दिखाता हूँ। हमारा स्टूडेंट क्लास ये है कि इसमें एक आईडी है, नेम है, मार्क्स है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बना रखा है, कंपेयर टू ओवरराइड कर रखा है क्योंकि कंपेरेबल का लॉजिक है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड है। अब टेस्ट फाइल में आता है हमारा मेन, जहाँ पे एग्जीक्यूशन है। हमने लिस्ट बनाई स्टूडेंट की, 4 स्टूडेंट डाल दिए इसमें, ठीक है। न्यू स्टूडेंट, आईडी 1, नेम अमन, 88 मार्क्स के साथ। अब देखो बिफोर सॉर्टिंग मैंने सॉर्ट करके दिखा, प्रिंट करके दिखाया है। फिर मैं कंपैरेबल वाला अगर कलेक्शन डॉट सॉर्ट कर रहा हूँ और लिस्ट डाल रहा हूँ ये वाली, तो इसमें हमारा नेचुरल ऑर्डरिंग यूज होती है, दैट इज कंपैरेबल का कंपेयर टू मेथड, तो ये मार्क्स से सॉर्टिंग करेगा, ठीक है। और अब फिर उसका मैंने कंपैरेटर यहाँ से इंप्लीमेंट किया है। तो पहला कंपैरेटर मैंने लैम्डा फंक्शन करके बनाया है कि ए एंड बी डाला ऑब्जेक्ट, और ए डॉट नेम डॉट कंपेयर टू बी डॉट नेम कर दिया मैंने, ठीक है। ये सॉर्ट बाई नेम है, कंपैरेटर डिफाइन किया है। फिर इसको मैंने सॉर्ट लगा दिया यहाँ पे, लिस्ट डाला है, और ये जो कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट है वो डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर सॉर्टिंग बाय नेम मैंने प्रिंट कर दिया है, और उसके बाद फिर मैंने सॉर्ट बाय मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर उसका लॉजिक डाला यहाँ पे, और फिर उसको यूज कर दिया। एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, आपको प्रिंट में सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे, तो बिफोर सॉर्टिंग क्या था, अमन 88 आ रहा था, कुछ भी मतलब जो ऑर्डर में डिफाइन किया था उसी ऑर्डर में प्रिंट हुआ। आफ्टर सॉर्टिंग दैट इज नेचुरल ऑर्डरिंग, दैट इज ये वाला, ठीक है। देखो बिफोर सॉर्टिंग प्रिंट हुआ, आफ्टर सॉर्टिंग नेचुरल ऑर्डरिंग, तो यहाँ पे ये वाली चीज सॉर्ट हो गया, फिर वो प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे नेचुरल ऑर्डरिंग हमारी मार्क्स के हिसाब से थी, अगर आप देखो मार्क्स के हिसाब से सॉर्ट हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब यहाँ पे आफ्टर कंपैरेटर, कंपैरेटर इंप्लीमेंट करने के बाद, ठीक है, हमने नाम का एक कंपैरेटर बनाया, उसको यूज किया कलेक्शंस डॉट सॉर्ट में। यहाँ देखोगे अगर आप, ठीक है, लिस्ट को सॉर्ट किया नाम से, और फिर आप देखो नाम से सॉर्टिंग हो गई है, ठीक है। और उसके बाद फिर से हमने एक और कंपैरेटिव बनाया, सॉर्ट बाय मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर उसको यूज किया है हमने यहाँ पे यूज कर लिया, यहाँ कंपैरेटिव बनाया, तो फिर प्रिंट किया यहाँ पे, तो आफ्टर सॉर्टिंग बाय मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो या दिस इज इट रिगार्डिंग कंपैरेबल एंड कंपैरेटिव। बस आपको कुछ पॉइंट्स जो ध्यान रखना है, ये है कि हमारे की डिफरेंसेस कि इनमें मेथड क्या होता है और इनका काम क्या होता है। कंपैरेबल में एक ही सॉर्टिंग लॉजिक हो सकता है, कंपैरेटिव में मल्टीपल होता है। और जनरली ना इंटरव्यू आपसे इंप्लीमेंट करवाएगा ही, तो थोड़ा बहुत आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लेना इसकी।
ठीक है। हेलो गाइस, सो हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन जो फोकस में है दैट इज ऑन सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। इस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में। यूजुअली देयर आर फ्यू डिजाइन पैटर्न्स व्हिच आर आस्क्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। वन ऑफ देम इज सिंगलटन डिजाइन पैटर्न एंड अदर्स आर फैक्ट्री, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। सो फॉर सिंगलटन डिजाइन पैटर्न द वे वी आर गोइंग टू कवर इज, हम पहले इसके बारे में जानेंगे, फिर विल क्रिएट अ क्लास व्हिच हैज़ इन व्हिच हम लोग दो इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न से, एंड विल सी कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न मल्टी थ्रेडिंग में कैसे फेल होता है, एंड देन उसके 3 सॉल्यूशन क्या है उसको रिजॉल्व करने के। सो अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया और ये 7 टॉपिक कवर कर लिया तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में सारे क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। So starting with what is singleton design pattern, basically it's a creational design pattern that means it deals with creating object of the class. ठीक है। Singleton design pattern means creating single instance of the class, which means we create only one object of the class. ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है ये देखें तो अगर एक तो होता है कि डीबी कनेक्शन जब आपको बनाने हो तो उसमें हमें बस एक ही डीबी कनेक्शन चाहिए होता है, तो उस केस में सिंगलटन डिजाइन पैटर्न होता है। एंड अदर केसेस आपकी थ्रेड पूल्स हो, कैशे हो और डायलेक्ट बॉक्सेस हो, तो इन केसेस में हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। ठीक है। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या इंश्योर करता है कि अ क्लास हैज ओनली वन इंस्टेंस एंड इट प्रोवाइड्स अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू इट। ठीक है, टू दैट इंस्टेंस। ठीक है। तो अभी एक बार हम लोग ना कोड लेवल पे देखते हैं, दिस वाज अबाउट। अब हम देखेंगे कोई नॉर्मल क्लास है उसके दो इंस्टेंस कैसे बन रहे होते हैं। सो लेट्स गो टू कोड, एंड ये कोड यहाँ पे है। तो कोड भी आई हैव रिटन इन अ वे कि आपको सारा चीज़ें एक एक करके समझ में आए। तो पहले हम देखेंगे विदाउट सिंगल पैटर्न हमने क्या किया है, एक लॉगर क्लास बनाई है जो बेसिकली व्हिच प्रिंट्स न्यू लॉग्स। ठीक है, वॉट एवर द लॉग्स वी सेंड इट टू। तो इसका एक कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो प्रिंट कर रहा है जब भी एक नया इंस्टेंस इसका बनता है, इट क्रिएट्स प्रिंट्स दिस मैसेज, एंड वी कैन कॉल दिस लॉग फंक्शन ऑफ दिस क्लास व्हिच कैन प्रिंट वॉट एवर मैसेज वी सेंड इट। ओके। अगर हम क्लाइंट देखें हमारा, हमने क्लाइंट में क्या किया है कि हमने दो इंस्टेंस बनाए हैं, log 1 एंड log 2, और यहाँ पे log 1 का है बेसिकली मैसेज फ्रॉम यूजर 1। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंस ऑफ log 1 इज दिस। मैंने यहाँ पे इसके log 1 के इंस्टेंस का नंबर प्रिंट करवाया है, इंस्टेंस नंबर। ठीक है, हैश कोड और इंस्टेंस नंबर प्रिंट करवाया है ताकि आपको ऑब्जेक्ट जो बन रहा है उसका डिफरेंस पता चल सके। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इसे, और जैसे हमने लॉग मैसेज भी प्रिंट करवा रखा है, इफ यू सी दिस, अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, इसे चलाऊँ फंक्शन को तो ये हमें दो हैश कोड देगा जब भी ये रन करेगा। सो इफ यू सी हियर ये रन कर चुका है, तो देखो न्यू इंस्टेंस क्रिएट हुआ है इसका, दैट इज हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वर्क किया होगा जब भी जैसे लॉग 1 क्रिएट हुआ है तो न्यू इंस्टेंस क्रिएट हुआ। ठीक है। उसके बाद हमने log 1 यूज करके लॉग मैसेज कॉल किया है इस क्लास का, तो उसमें हमने मैसेज सेंड किया, मैसेज फ्रॉम यूजर 1, तो वो प्रिंट हुआ है। एंड आफ्टर दैट हमने इस log 1 जो ऑब्जेक्ट बना है उसका बेसिकली उसका इंस्टेंस नंबर प्रिंट किया है यूजिंग डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इफ यू सी दिस वैल्यू, एंड दूसरा हैश कोड प्रिंट किया है। तो देखो अगर ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट क्रिएट कर रहा है तो इसके हैश कोड और डॉट टू स्ट्रिंग डिफरेंट वैल्यूज होंगे। तो अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट्स के देखो, log 2 के लिए, log 1 के लिए, log 1 के लिए ये वैल्यू, log 2 के लिए ये वैल्यू है, एंड हैश कोड ऑफ log 1 इज दिस, log 2 इज दिस। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, इस क्लास के दो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अगर आप इसके और ऑब्जेक्ट बनाओगे तो और इंस्टेंस क्रिएट होंगे, बट हमें क्या चाहिए कि हमें सिंगल इंस्टेंस चाहिए। ये जो वैल्यू है ना हैश कोड की, ये सेम होनी चाहिए, ये डॉट टू स्ट्रिंग की। तो वो हम कैसे करेंगे टू मेक दिस क्लास सिंगलटन, वो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है। तो कमिंग टू दिस पार्ट, इसमें हम सिंगलटन पैटर्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर जो होता है उसको प्राइवेट कर देंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। हम एक स्टैटिक इंस्टेंस ऑफ क्लास बनाएंगे, एंड हम एक करेंगे तीसरा पार्ट है कि हम पब्लिक स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे जो ये इंस्टेंस रिटर्न करेगा, जो ये हमने स्टैटिक इंस्टेंस बनाया है। लेट्स लुक इनटू दिस कोड फर्स्ट, देन आई विल कम टू दिस पार्ट ऑफ द सेक्शन। सो कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, अब हम क्या करेंगे, इसी लॉगर फंक्शन को, मैंने हर कोड में ना लॉगर फंक्शन ही यूज किया एंड क्लाइंट सेम यूज किया, तो लॉगर फंक्शन को हम एक एक करके इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है। तो इफ यू सी दिस लॉगर फंक्शन, अभी हमने क्या किया, फॉर सिंगलटन पैटर्न हम इसके कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर देंगे। ठीक है, एक स्टैटिक इंस्टेंस ऑफ द क्लास बनाएंगे, एंड पब्लिक स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे जो ये इंस्टेंस रिटर्न करेगा। ठीक है। अब यहाँ देखोगे जो इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था हमने उसे प्राइवेट बना दिया है, तो प्राइवेट बनने से क्या होगा, इसको कोई दूसरा कॉल ही नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं इंस्टेंस बनाने के लिए, अगर वो प्राइवेट हो जाएगा तो कोई दूसरा बाहर से कॉल ही नहीं कर सकता। ठीक है, इस मेथड को। तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है कॉल नहीं होगा तो इंस्टेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमें इस क्लास का इंस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे कि हम एक स्टैटिक मेथड बना देंगे विद द नेम गेट लॉगर इंस्टेंस। ठीक है। अब स्टैटिक मेथड क्या होता है, स्टैटिक की प्रॉपर्टी क्या है, स्टैटिक जो होता है वो क्लास को बिलोंग करता है, तो हम क्लास का नाम लेके ये फंक्शन डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है।
और हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये यूनिक इंस्टेंस जो हमने स्टैटिक बनाया है ये नल है या नहीं। अगर ये नल नहीं होगा तो हम यूनिक इंस्टेंस बनाएंगे और वही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, देखो तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, इफ यू सी दिस, मैं आपको कोड समझाता हूँ। अब क्लाइंट में आते हैं इसी के। अब देखो लॉग वन बना, लॉग वन बना और लॉगर डॉट गेट इंस्टेंस कर दिया। यहाँ पे हमने सीधे क्लास के नेम के साथ ही मेथड कॉल कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद क्या करें, हम लॉग वन का लॉग मैसेज कॉल कर रहे हैं, लॉग वन लॉग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उसमें मैसेज डाल रहे हैं और जो मैसेज को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, दूसरा मेथड कॉल हुआ, दूसरा इंस्टेंस हमने बनाया, कोशिश करी है और यहाँ से फिर से हमने कॉल किया, तो इसमें क्या नया इंस्टेंस बनेगा। ठीक है, ये एक्चुअली नहीं बनेगा, रीजन बीइंग कि जब फर्स्ट टाइम में मेथड आएगा ना, यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम में आएगा, तो फर्स्ट टाइम में तो इसे नल मिलेगा, यूनिक इंस्टेंस जो यहाँ पे होल्ड है, ये वेरिएबल है। उस टाइम में इसको एक न्यू इंस्टेंस यहाँ बन जाएगा, उसको एक असाइनमेंट मिल जाएगा। लेकिन जब वो सेकंड टाइम आएगा लॉग टू के थ्रू, तो यहाँ पे ये नल नहीं रहेगा, यूनिक इंस्टेंस जो हमने स्टैटिक बना रखा है। इसको स्टैटिक क्यों रखा है, इसका भी रीजन है जो अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ। तो सेकंड टाइम में इसको नल नहीं मिलेगा, डायरेक्टली रिटर्न कर देगा। सो इफ यू गो टू दिस क्लाइंट, सिंगलटन क्लाइंट, एंड इफ यू रन दिस, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कोड देखोगे तो न्यू इंस्टेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैसेज फ्रॉम यूजर वन आया है और उसमें जो टू स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट हुई है उस इंस्टेंस की ये देखो और हैश कोड देखो। और फिर उसके जब हमने दोबारा लॉग टू कॉल किया तो न्यू इंस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ है, प्रिंट नहीं हुआ, ये देखो तो। ठीक है, ये सीधे गया है, उसने वही इंस्टेंस जो बना हुआ था वही कॉल कर दिया। इफ यू सी दिस, ये वैल्यू सेम है। ठीक है, हमारे प्रीवियस केस में विदाउट सिंगलटन ही डिफरेंट थे। ठीक है, तो हमें एक सिंगलटन पैटर्न लाने के लिए तीन चीजें करनी होती है। कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर दो, एक स्टैटिक इंस्टेंस बनाओ और एक पब्लिक स्टैटिक फंक्शन बनाओ, जिससे ये इंस्टेंस को हम असाइन करके भेज सके। अब देखो इसको स्टैटिक बनाने का रीजन क्या है, इस इंस्टेंस को बेसिकली ध्यान रखो, सिंपल सा केस इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो सिंपल सी बात है यार, अगर तुम स्टैटिक फंक्शन बना रहे हो कोई भी, जो कि क्लास नेम से कॉल होगा, तो स्टैटिक फंक्शन के अंदर कोई भी चीज स्टैटिक, कोई भी इंस्टेंस अगर आप असाइन करना चाह रहे हो वो स्टैटिक ही होना चाहिए। स्टैटिक मेथड से स्टैटिक वेरिएबल ही रख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द रीजन वाई स्टैटिक इंस्टेंस, देयर मस्ट बी ओनली वन इंस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट्स वाई स्टैटिक होना चाहिए। वो इंस्टेंस, if instance were non-static, every object would get its own copy of it. ठीक है, static fields are created once, stored at class level, shared across the JVM, guarantees a single shared object. And second reason is static methods can only access static members. ठीक है, सो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो काफी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। ये तो जूनियर लेवल का आपको मैंने आंसर बता दिया, सारी चीजें अबाउट और सिंगलटन कैसे बनाना है। थोड़ा सा सीनियर पे जाते हैं। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग पे आता है। अच्छा बताओ, ये सॉल्यूशन मल्टी थ्रेडिंग में काम करेगा क्या? लेट्स सी यूजिंग कोड। ठीक है, अगर हम कोड में जाएं, देखो अभी सिंगलटन पैटर्न के बिना देखा, फिर सिंगलटन पैटर्न के साथ देखा, एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो रहा था। अब आते हैं हम थ्रेड के साथ देखते हैं। अब थ्रेड के साथ हमारा सेम सॉल्यूशन, ये क्लास सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बट सिंगलटन क्लाइंट जो बनाया इसमें मैंने दो थ्रेड में कॉल किया है। एक थ्रेड बनाया उसमें सेम लॉजिक रखा है, लॉग वन करके इंस्टेंस गेट कर रहे हैं और ये असाइनमेंट कर दिया। एंड सेकंड थ्रेड बनाया उसमें भी लॉग टू करके कर रहे हैं, सेम कोड है। अब ये दोनों थ्रेड में अगर स्टार्ट करूं तो इस केस में इंस्टेंस सेम होगा या नहीं होगा? देखो प्रीवियस केस में सेम था, लेकिन इस केस में अगर मैं रन करूं तो लेट्स सी। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे दो न्यू इंस्टेंस क्रिएटेड दो बार प्रिंट हुआ है, तो बेसिकली दो इंस्टेंस क्रिएट हुए हैं। एंड ऑब्वियस ऑल्सो ये देखो कि इसका जो लॉग वन का है, यहाँ पे लॉग वन की बजाय इसे लॉग टू कर देते हैं, बेटर होगा। कोड में ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, तो हमें बेटर चीज़ पता चलेगा, लॉग टू का प्रिंट हो रहा है। ठीक है, लेट्स डू इट अगेन। देखो इंस्टेंस ऑफ लॉग वन एंड लॉग टू अभी यहाँ डिफरेंट हो रहा है, ये देख लो। सेम कोड है, सिंगलटन लॉगर है, अभी भी लॉगर जो क्लास थी हमारी सिंगलटन है। लेकिन उसके बाद जब हम मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें इंस्टेंस एक क्रिएट नहीं दो क्रिएट हो रहे हैं। तो यहीं पे मल्टी थ्रेडिंग के केस में सिंगलटन काम नहीं कर पा रहा। तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? लेट्स गो टू दैट सॉल्यूशन। वी हैव थ्री सॉल्यूशंस टू रिजॉल्व दिस। फर्स्ट सॉल्यूशन इज यूजिंग सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, इन मल्टी थ्रेडिंग अगर आपको पता हो, हमारे पास एक सिंक्रोनाइज कीवर्ड होता है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज कीवर्ड क्या होता है, वो एक टाइम पे एक थ्रेड को ही एक्सेस देता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन है सिंक्रोनाइज यूज करेंगे, और इसका काइंड ऑफ डिफेक्ट भी बताऊंगा, मतलब अ, नुकसान क्या है वो भी बताऊंगा। पहले एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग का सॉल्यूशन में जाएंगे हम लोग। ठीक है, थ्रेडिंग सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ सेम रखा है। बट जो मेथड है हमारा, जो स्टार्टिंग मेथड था, हमने वहाँ सिंक्रोनाइज कीवर्ड डाल दिया है। ठीक है, ओके। सिंक्रोनाइज कीवर्ड की वजह से क्या होगा, एक थ्रेड को एक टाइम पे एक्सेस मिलेगा। जो फर्स्ट थ्रेड आएगा, फर्स्ट थ्रेड सीधा असाइन कर देगा, क्या कहते हैं उसे, यूनिक इंस्टेंस नल मिलेगा, तो वो लॉगर न्यू लॉगर ऑब्जेक्ट ऐसे असाइन कर देगा और रिटर्न कर देगा। बट जब सेकंड थ्रेड आएगा तो उसे यूनिक इंस्टेंस नल नहीं मिलेगा, वो डायरेक्टली इसको ही यूज करेगा। ठीक है, अगर हम सिंगलटन क्लाइंट में है, सेम कोड है पहले जैसा। अगर इसको मैं रन करूं तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हैश कोड यहाँ पे सेम है।
सो वी हैव यूज सिंक्रोनाइज कीवर्ड यहाँ पे टू रिजॉल्व दिस मल्टी थ्रेडिंग के टाइम पे सिंगलटन क्लास का प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, राइट अ थ्रेड सेफ सिंगलटन पैटर्न, तो यू कैन राइट दिस सॉल्यूशन। बट इस सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम क्या है, रीजन ये है कि द ओनली टाइम सिंक्रोनाइजेशन इज रेलेवेंट इज द फर्स्ट टाइम थ्रू दिस मेथड। फर्स्ट टाइम पे सिंक्रोनाइज कीवर्ड चाहिए, उसके बाद तो चाहिए नहीं, क्योंकि यूनिक इंस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। सो ये क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम के बाद ये काफी हैवी प्रोसेस है सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज करना। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट टाइम दो सिंक्रोनाइजेशन इज टोटली अननीडेड ओवरहेड। ठीक है, तो अगर तुम्हारे में, अब देखो यहाँ पे दो तरीके इंप्रूव करने के। पहला तरीका है कि पहला तो ये देखो, अगर कुछ ही मत करो, अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस है ना उतना क्रिटिकल नहीं है तुम्हारे एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, तो रहने दो। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि अर्ली इनिशियलाइजेशन कर दो, दैट इज आवर सेकंड सॉल्यूशन टू इम्प्रूव फ्रॉम यूजिंग सिंक्रोनाइजेशन, यू कैन यूज अर्ली इनिशियलाइजेशन। अब ये क्या होता है अर्ली इनिशियलाइजेशन, ये देख लो। अर्ली इनिशियलाइजेशन में क्या काम है कि अगर आप कोड देखो, हम आते हैं विद थ्रेड सॉल्यूशन 2। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो ना, उसी टाइम पे असाइनमेंट कर दो इसको। ठीक है, जब यहाँ पे आप स्टैटिक वेरिएबल बना रहे हो, उसी टाइम में इंस्टेंस क्रिएट, मतलब ये असाइनमेंट कर दो, इसका ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, और उसके बाद एवरी टाइम दिस फंक्शन इज कॉल्ड, ये हमेशा यही इंस्टेंस रिटर्न करेगा इसका। ठीक है, तो अगर सिंगलटन क्लाइंट करोगे, सेम कोड रखा है मल्टी थ्रेडिंग का यहाँ पे, अगर आप रन करोगे तो यहाँ पे इसको सेम हैश कोड मिल रहा है दोनों का। ठीक है, इसमें ये बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, इम्प्रूवमेंट ओवर सिंक्रोनाइजेशन है। लेकिन यहाँ पे भी एक इशू है। यूजिंग दिस अप्रोच वी रिलाई ऑन द JVM टू क्रिएट यूनिक इंस्टेंस ऑफ अ सिंगलटन व्हेन द क्लास इज ओवरलोडेड। द JVM गारंटीज दैट द इंस्टेंस विल बी क्रिएटेड बिफोर एनी थ्रेड एक्सेसेस द स्टैटिक यूनिक इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, क्रिएट तो कर देगा, लेकिन यार एक रीजन, एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, सपोज करो आपको एक क्लास ही यूज नहीं करनी एप्लीकेशन में, लाइक क्लास कभी कभी यूज होनी है, और आपने अर्ली इनिशियलाइजेशन कर दिया, तो जब भी आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, एवरी टाइम इट इज क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस, तो दैट इज बैड ना। मतलब आपको यूज नहीं करना, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, तो मतलब नीडेड नहीं है, फालतू मेमोरी में स्पेस क्यों ले वो। ठीक है, तो दिस इज अ लाइक ओकेश सॉल्यूशन, बट इट्स अ बेटर सॉल्यूशन है यूजिंग डबल चेक लॉकिंग। डबल चेक लॉकिंग इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर मल्टी थ्रेडिंग। इसको जानने के लिए बेसिकली हम आते हैं कोड पे फिर से, एंड विल सी व्हाट वी हैव डन इन लॉगर क्लास। फॉर डबल चेक लॉकिंग बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये जो इंस्टेंस था, जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया था, उसको वोलेटाइल बना देंगे। वोलेटाइल कीवर्ड्स एंश्योर दैट मल्टीपल थ्रेड्स हैंडल द यूनिक इंस्टेंस वेरिएबल करेक्टली व्हेन इट इज बीइंग इनिशियलाइज्ड टू द सिंगलटन क्लास। बेसिकली वेरिएबल सबको दिखेगा, सारे थ्रेड्स को। ठीक है, और जो गेट लॉगर इंस्टेंस क्लास मेथड है, उसके अंदर हम ये दो लॉग डालेंगे। ठीक है, देयर आर टू चेक्स फॉर यूनिक इंस्टेंस। फर्स्ट चेक है अगेन यूनिक इंस्टेंस इक्वल्स टू नल है अगर, तो यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर दो इसको ब्लॉक को, और सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर हम यूनिक इंस्टेंस को क्या कहते हैं असाइनमेंट देंगे, ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्रिएट विल क्रिएट इंस्टेंस हियर यूनिक इंस्टेंस पे। अब यहाँ पे भी अब देखो ना, यहाँ पे ये चेक लगा है, ये चेक लगा है, डबल लॉकिंग हो रखी है। क्या इसका रीजन क्या है? सपोज करो दो थ्रेड आ रहे हैं, ठीक है, साथ में आ गए यहाँ पे, दोनों थ्रेड को दोनों सेम टाइम पे उसको नल दिखा, तो दोनों एंटर हुए। अब यहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्लॉक है। ठीक है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक है। अब यहाँ पे एक थ्रेड एक्सेस कर पाएगा एक टाइम पे, वो यहाँ आएगा, ठीक है, उसको नल मिला, उसको उसने क्रिएट कर दिया इसका इंस्टेंस। ठीक है, मिल गया। और सेकंड टाइम पे दूसरा थ्रेड आएगा, उसको यहाँ पे नल नहीं मिल रहा, क्योंकि तब तक ये क्रिएट हो गया होगा, तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। लेकिन सपोज करो सिंक्रोनाइज ब्लॉक नहीं होता। ठीक है, अगर सिंक्रोनाइज ब्लॉक अगर होता भी, मैं आपको दोनों चीज बताता हूँ, एक तो ये सेकंड इफ नहीं होता और सिंक्रोनाइज नहीं होता। तो देखो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा जब, तो दो थ्रेड इसको क्रॉस किए, ऐसे ही दो थ्रेड इसको भी क्रॉस कर सकते हैं, और दोनों नया नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, एंड सपोज करो सिंक्रोनाइज है, बट हम सेकंड इफ नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंक्रोनाइज यहाँ पे क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइज है यहाँ पे, बट सेकंड इफ नहीं है। तो यहाँ से हमारे दो थ्रेड यहाँ पे आ गए। ठीक है, एक थ्रेड सिंक्रोनाइज के अंदर आएगा, एंड वो सीधे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, इसका इंस्टेंस क्रिएट कर देगा, और वो रिटर्न कर देगा। लेकिन जब सेम टाइम पे दो थ्रेड आ चुके हैं, ठीक है, वो नल चेक ऑलरेडी पास कर चुके हैं, तो जब जब फर्स्ट थ्रेड का काम हो गया, तो सेकंड थ्रेड अंदर आएगा, और देखिएगा यहाँ पे इफ नहीं है, तो वो भी क्रिएट कर देगा ऑब्जेक्ट। दैट्स वाई सेकंड इफ इज रिक्वायर्ड हियर टू चेक ऑलरेडी इंस्टेंस बन तो नहीं गया है। ठीक है, दैट्स वाई जब डबल चेक लॉकिंग में इसका मतलब है दो बार लॉक करना, दो बार चेक करना है। ठीक है, अगर इस कोड को भी रन करें हम लोग, तो यहाँ पे आप रन करके देखो, तो सेम हैश कोड है इनका। ठीक है,
सो गाइस दिस इज ऑल फॉर सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप सारे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो आराम से। आई एम एडिंग टाइम स्टैम्प फॉर एवरी सॉल्यूशन इन द वीडियो। आप आराम से देख सकते हो जो भी पार्ट आपको देखना हो। प्लस ये जो कोड है मैं कोड भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, गिटहब लिंक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। सो गो थ्रू द कोड ऑल्सो, कॉपी द सेम कोड। ऑल्सो यू कैन जनरेट न्यू एग्जाम्पल्स एज वेल, राइट, यू कैन राइट न्यू एग्जाम्पल्स। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, आई विल एक्सप्लेन इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, सो नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन इज सॉर्ट मैप्स बाय आइदर यूजिंग कीज और वैल्यूज। काफ़ी अकरिंग है, फ्रीक्वेंटली अकरिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी में नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपसे बोला जाएगा इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। तो बेसिकली रीज़न बिंग काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसका रीज़न यह है कि मैप जो होता है ना, दे कैन नॉट बी सॉर्टेड डायरेक्टली। The reason is कि map does not maintain order first of all, and if sorting needs comparison, but map has no sorting logic also. So we convert map map data into something sortable and then we store it back. ये तरीका होता है सॉर्ट करने का। तो पहला जो है हम कीज से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। कीज के केस में हम सीधे दो तरीके में अब आपको बताने वाला हूँ, और भी तरीके हैं करने को, बट जो दो तरीके जो अच्छे तरीके हैं, फर्स्ट इज कीज के केस में यूजिंग ट्री मैप। ट्री मैप इस काइंड ऑफ हैश मैप का ही इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें हमारी की सॉर्टेड कीज में वो स्टोर होता है। ठीक है, तो बेसिकली ट्री मैप ऑटोमेटिकली सॉर्ट्स बाय कीज एंड यूजेस नेचुरल ऑर्डरिंग फॉर कंपैरेटर। तो एक बार कोड लेवल पे देखते हैं, फिर मैं आपको फर्दर समझाता हूँ। अब देखो, मैंने एक मैप बना रखा है, इसको हम बिफोर सॉर्टिंग प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक सॉर्टेड मैप बनाया जो ट्री मैप टाइप का है, उसमें मैप स्टोर कर रहे हैं और वहाँ सॉर्टेड मैप आफ्टर दैट प्रिंट कर रहे हैं, और कुछ लॉजिक नहीं लगाना, बड़ा ही सिंपल केस है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे बिफोर के केस में, अगर देखो तो इस तरह से 1 2 3 4 4 21 6। अब देखो सॉर्टिंग यहाँ बदल गई है कीज के हिसाब से, पहले बड़ा है फिर छोटा है, सेम यहाँ फिर बड़ा फिर छोटा। अगर हम बाद में देखें, बाद में सॉर्टेड है 1 2 3 4 5 6 21 398 717। ठीक है, सो ये है ट्री मैप के थ्रू सॉर्टेड। अगर आपको चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर, यू कैन प्रिंट डिसेंडिंग ऑर्डर एज वेल। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं थोड़ा सा कमेंट, पहले वाला कमेंट करता हूँ। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में देखोगे, बिफोर आफ्टर, सो पुट ऑल मैप। एक सेकंड, यहाँ पे प्रिंट नहीं किया हमने, इसको हम प्रिंट कर देते हैं। सॉर्टेड मैप, ठीक है, ये हमने प्रिंट कर दिया इसको। अगर हम इसको प्रिंट करें, मैं डिसेंडिंग मैप का लॉजिक बताता हूँ एक बार सॉल्व करके इसे। अब देखो यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंटर है, ये बिफोर ये है एंड आफ्टर इज दिस वन। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने कंपैरेटर डाल दिया है, जो ट्री मैप में, और कंपैरेटर डाल के रिवर्स ऑर्डर हमने डाल दिया, प्रोवाइड कर दिया है। इसके कंपैरेटर में हो जाएगा और रिवर्स में करेगा सब कुछ। ठीक है, सो दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ये है ट्री बाय यूजिंग ट्री मैप सॉर्टिंग, ट्री मैप सॉर्टिंग बाय कीज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो ट्री मैप ऑटोमेटिकली सॉर्ट बाय कीज एंड यूजेस नेचुरल ऑर्डरिंग, हमने बता दिया था। जो सेकंड तरीका है सॉर्ट करने का यूजिंग स्ट्रीम्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। दैट्स व्हाई आई विल से कि जब तक इंटरव्यूअर खुद नहीं बोल रहा कि कीज यूज और स्ट्रीम्स यूज करो, तब तक यूज मत करना। ठीक है, तो इसमें देखो स्ट्रीम में क्या है कि अगर आपको स्ट्रीम्स आते हो तो यहाँ पे लॉजिक हमने इंप्लीमेंट कर रखा है। बेसिकली एक सॉर्टेड मैप बनाएगा। स्ट्रीम ध्यान रखना, कभी भी ओरिजिनल डेटा कलेक्शन को कभी वो नहीं करता, जो भी है उसको चेंज नहीं करता। ठीक है, तो हम इसको स्टोर करवा रहे हैं एक नए सॉर्टेड मैप में। ठीक है, ये क्या कर रहा है, मैप के ऊपर आइटरेट कर रहा है, स्ट्रीम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे सॉर्टेड मैप डॉट एंट्री डॉट कंपेयरिंग बाई की कर रहा है। ठीक है, और देन कलेक्ट कर रहा है इस वैल्यूज के साथ। सॉर्टिंग लॉजिक है, लिंक्ड हैश मैप में कर रहा है, क्योंकि लिंक्ड हैश मैप ऑर्डर मेंटेन करता है। अगर मैं इसे करूँ एग्जीक्यूट, तो आप देखोगे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, यूजिंग स्ट्रीम्स। सो दिस इज द लॉजिक फॉर दिस। आपको ना मैं कोड प्रोवाइड कर दूंगा, और ऑल्सो आई विल से कि डोंट कॉपी पेस्ट कोड। आप सिंपली एक काम करो, कोड ना स्क्रीन पे देख के लिख के देखो अपने हाथ से एक बार, ये वाला भी, एंड बाय यूजिंग ट्री मैप ऑल्सो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज सॉर्टिंग द मैप बाय वैल्यूज। कीज तो सिंपल है यार, मैं सही बताऊं तो, क्योंकि आपके पास ट्री मैप का इंप्लीमेंटेशन है। फॉर जूनियर्स ये बताना बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है, एंड फॉर सीनियर्स दे कैन आस्क यूजिंग स्ट्रीम्स। बट जब वैल्यूज की बात करते हैं ना, वैल्यूज में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वैल्यू में हमारे पास कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है जो ऑटोमेटिकली सॉर्ट करे वैल्यूज के हिसाब से। यहाँ पे तो हमारे पास ट्री मैप था कीज के लिए, लेकिन वैल्यूज के लिए नहीं है। ठीक है, मैप्स डोंट सपोर्ट वैल्यू सॉर्टिंग डायरेक्टली, सो कांट यूज ट्री मैप हियर। सो पहला जो तरीका, हम लिस्ट एंड कंपैरेटर यूज करेंगे। क्या करेंगे, मैप है हमारे पास, हम एक लिस्ट बनाएंगे इस मैप डॉट एंट्री टाइप की। ठीक है, उसमें सारा एंट्री सेट डाल देंगे मैप का, बेसिकली सारी वैल्यूज डाल देंगे। फिर मैप में सॉर्टिंग करेंगे, कंपेयरिंग बाय वैल्यू करके मेथड यूज करेंगे। ठीक है, फिर हम लिंक्ड हैश मैप बनाएंगे सॉर्टेड, उसमें वैल्यू डालेंगे। लाइक जो हमारे लिस्ट है उस पर आइट्रेट करके सॉर्टेड मैप में हम एक एक करके की डालेंगे एंड वैल्यू डालेंगे, और फिर उसको प्रिंट करेंगे। दिस इज द वे टू सॉर्ट फॉर वैल्यूज यूजिंग वैल्यूज। तो अगर हम सॉर्ट यूजिंग वैल्यूज देखें कंपैरेटिव यूज करके, सो यही किया। हमारे पास मैप है, हमने उसको लिस्ट में डाला है। ठीक है, मैप जो बनाया, इस लिस्ट जो बनाई है हमने मैप डॉट एंट्री इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग टाइप की, जो मैप का टाइप है। ठीक है,
उसकी लिस्ट बनाई है, उसमें एंट्री सेट मैप का पूरा डाल दिया। एंट्री सेट मीन्स ये दोनों की एंड वैल्यू पेयर चले जाते हैं। फिर हमने सॉर्टिंग करी है मैप डॉट एंट्री डॉट कंपेयरिंग बाई वैल्यू करके, आप इसमें अपना कस्टम कंपैरेटर भी डाल सकते हो अगर लिखना हो तो। फिर हमने एक और नया मैप बनाया लिंक्ड हैश मैप टाइप का। रीजन लिंक्ड हैश मैप चूज करने का है कि ये ऑर्डर मेंटेन करता है। फिर हमने लिस्ट के ऊपर आइट्रेट किया है और सॉर्टेड मैप में एक एक करके की और वैल्यूज डाले हैं, क्योंकि ये अब ये सॉर्ट हो चुका है वैल्यूज के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं इसको अभी करूँ ये एग्जीक्यूट, सो इफ यू सी एप्पल बनाना मैंगो की वैल्यूज के हिसाब से सॉर्टेड है, ठीक है। कमिंग टू द सेकंड सॉल्यूशन, अगेन सेकंड सॉल्यूशन इज अगेन थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर आपने कीज के टाइम पे ये चीज पढ़ ली है, समझ लिया, तो सेकंड सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना। सेम लॉजिक इंप्लीमेंटेड है कीज में, बट सॉर्टेड लॉजिक में मैप डॉट एंट्री डॉट कंपेयरिंग बाई की है वहां पे, यहाँ पे कंपेयरिंग बाई वैल्यू है। तो यू कैन यूज दिस मेथड टू, अगर आपने स्ट्रीम वाला मेथड समझ लिया है, स्ट्रीम का इम्प्लीमेंटेशन, सो यू कैन यूज दिस टू इम्प्लीमेंट to sort by values. So guys, this is it for this question. अच्छा क्वेश्चन है, डू वॉच इट अगेन एंड अगेन। ऑल्सो हो सके तो इसको खुद से हाथ से लिख के कोड देखिए एक बार, ठीक है, कोड एडिटर पे, डिफरेंट एग्जांपल्स, नॉट जस्ट दिस वन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो गाइस, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्राई विद रिसोर्सेज, ठीक है। यार ये काफ़ी ना इंटरव्यूज में उतना रिसेंट ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट रिसेंटली इंटरव्यूज ने पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि वही पुराने क्वेश्चंस पूछ पूछ के सबको पता रहता है कि इंटरव्यू में आना क्या है। तो दे हैव स्टार्टेड ट्राइंग आउट दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ट्राई विद रिसोर्सेज हो गया, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन है क्या, ठीक है। ट्राई विद रिसोर्सेज होता क्या है। ट्राई एंड कैच अगर आपको आता है ना, यूजुअली क्या होगा, ट्राई कैच फाइनली पूछेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये हमेशा पैटर्न होता है इसका, तो क्योंकि उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है। Try with resources is a Java feature introduced in Java 7 that automatically closes resources after use, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्लोज करता है। हम पहले क्या करते थे, ट्राई कैच फाइनली लिखते थे, फाइनली में क्लोजिंग का काम लिखते थे। लेकिन अब क्या होगा, ट्राई विद रिसोर्सेज नो मोर फाइनली ब्लॉक्स डूइंग जेनिटोरियल वर्क, दैट इज क्लीनिंग वर्क, ठीक है। What problem does it solve? Before this, you had to manually close things like file input stream, buffered reader, कुछ भी होता है आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ता था फाइनली में, और अगर आप गलती से भूल गए तो मेमोरी लीक होगा, फाइल लॉक होंगे, प्रोडक्शन बग्स आ सकते थे। तो बेसिक आइडिया ये क्या है कि एनी ऑब्जेक्ट दैट इंप्लीमेंट्स ऑटो क्लोजेबल, ये इंटरफेस होता है, कैन बी यूज्ड इन ट्राई विद रिसोर्सेज, ये सारे हैं वो ऑटो क्लोजेबल इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ओल्ड तरीका क्या था, जैसे बफर रीड हमने बनाया, ट्राई हमने यूज किया बफर रीड को, और फाइनली में अगर ये नल नहीं है तो हम इसे क्लोज करते थे, ठीक है। अब न्यू वे क्या है, हमने सिंपली बफर रीड यूज कर लिया बस, और कुछ नहीं करना, अपने आप ही क्लोज हो जाएगा ट्राई विद रिसोर्सेज में, ठीक है। ये तरीका है इसका, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, की पॉइंट्स इसमें क्या है कि रिसोर्सेज आर क्लोज ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्लोजिंग हैपेंस इवन इफ एन एक्सेप्शन अकर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ये काउंटर क्वेश्चन में पूछा जाता है। रिसोर्सेज मस्ट इंप्लीमेंट ऑटो क्लोजेबल, ठीक है, ये पूछा जाता है क्या है, इंटरफेस होता है बेसिकली, एंड क्लीनर सेफर एंड लेस प्रोन देन फाइनली, ठीक है। फाइनली के केस में कई बार हम भूल सकते हैं, तो वो रीजन है। अगर आपको मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करने हैं तो इस तरह से आप यूज करो, उसके बाद वो लीफो स्टाइल में एक एक करके क्लोज हो जाएंगे। So basically, try with resources ensures automatic resource management by closing resources that implement auto-closable, reducing memory leaks and boilerplate code reduce करता है. If you add even during exceptions during your interview, तो तुम्हें bonus point मिलना है, क्योंकि interview को लग जाएगा, तुम्हें पता है ये चीज़, ठीक है. So this is it for this question. Let's move on to next one. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रीम वर्सेस कलेक्शंस के बीच में डिफरेंसेस का, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड टू सीनियर डेवलपर्स, ये जूनियर डेवलपर्स के क्वेश्चन है, तो आप लोग ढंग से देखना। कलेक्शन क्या होता है यार, बेसिकली कलेक्शन इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा एंड स्ट्रीम इज यूज्ड टू प्रोसेस द डेटा, ठीक है। फिल्टर, ट्रांसफॉर्म, ये सब करने के लिए स्ट्रीम यूज होता है। तो कलेक्शंस क्या होता है, अगर आप देखो तो व्हाट दे आर इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिस्ट, सेट एंड मैप, स्टोर्स एंड मैनेज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दे स्टोर एंड मैनेज ऑब्जेक्ट्स। की ट्रेड्स क्या होते हैं, स्टोर्स एलिमेंट्स कैन बी मॉडिफाइड, ऐड, रिमूव, अपडेट कर सकते हैं। ऑपरेशन जो होते हैं उन पे तुरंत काम करते हैं, ठीक है। स्ट्रीम के केस में ऐसा नहीं होता है। एंड दे कैन बी आइट्रेटेड मल्टीपल टाइम्स, अगर आपने एक लिस्ट बना ली है कोई भी, आप उस पर मल्टीपल टाइम्स आइट्रेट करके प्रिंट कर सकते हो, कोई और ऑपरेशन कर सकते हो। दे कैन होल्ड डेटा फॉर एवर अंटिल जीसी प्लेस सेज की भाई अब यूज नहीं हो रहा तो आप जाइए। स्ट्रीम के केस में क्या होता है, दिस इज अ डेटा प्रोसेसर, ठीक है। ये डेटा स्टोर नहीं करता है, प्रोसेस करता है, एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस ऑन डेटा इट डज नॉट स्टोर द डेटा, ठीक है। की ट्रेड्स क्या है, प्रोसेसेस एलिमेंट्स फ्रॉम अ सोर्स, बेसिकली कलेक्शन, एरे, इनपुट आउटपुट। इम्यूटेबल है, ओरिजिनल डेटा इज अनटच्ड, जो ओरिजिनल डेटा होगा कलेक्शन वगैरह का उसको छूता नहीं है, नया काम करता है उसमें, ठीक है, कॉपी बना के। लेजी है, देखो नथिंग रन्स अंटिल अ टर्मिनल ऑपरेशन, ठीक है, जब तक आपका टर्मिनल ऑपरेशन कॉल नहीं होगा तो आपने स्ट्रीम बना दिया, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होगा जब तक टर्मिनल ऑपरेशन लास्ट में कॉल ना कर रहे हो। सिंगल यूज होता है, मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर सकते, एंड पैरेललाइज बहुत ईजिली होता है, क्योंकि पैरेलल स्ट्रीम्स करके चीज़ अवेलेबल है। अगर आपको डिफरेंस ऊपर ऊपर से देखना है तो देखो, पर्पस क्या है कलेक्शन का, स्टोर द डेटा, स्ट्रीम का प्रोसेस द डेटा।
मेमोरी स्टोर्स द एलिमेंट, नो स्टोरेज स्ट्रिंग के केस में। इवैल्यूएशन ईगर है, तुरंत होता है, इस केस में लेजी है। रीयूजेबिलिटी, ये दिस इज रीयूजेबल कलेक्शन, बट स्ट्रीम क्या है, वो सिंगल यूज है, ठीक है। मॉडिफिकेशन कलेक्शन के केस में अलाउड है, बट स्ट्रीम के केस में नॉट अलाउड। एंड पैरेललिज्म, ये मैनुअल होगा, आपको कुछ ना कुछ सिंक्रोनाइजेशन लगाना पड़ेगा, कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें बिल्ट इन पैरेलल स्ट्रीम है। सो दिस इज फॉर दिस क्वेश्चन, आई होप इट हेल्प्स। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो गाइस, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हैश मैप वर्सेस कॉन्करेंट हैश मैप वर्सेस हैश टेबल। आगे बढ़ने से पहले ये बताओगे मुझे कि हैश टेबल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता जावा में कहीं पे भी? हैव यू सीन इट, हैव यू यूज्ड इट? अगर नहीं पता तो देखते हैं अभी, ठीक है। हैश मैप तो हम सबको पता है। हैश मैप क्या होता है? बेसिकली नॉन सिंक्रोनाइज हाई परफॉर्मेंस मैप होता है जिसमें की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं हम लोग, ठीक है। हैश मैप इज दैट। और ये हमारा जो नॉर्मल हैश मैप जावा में होता है वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। हैश मैप में एक नल की अलाउड है एंड मल्टीपल नल वैल्यूज अलाउड है, ठीक है। ये काफ़ी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, जस्ट ध्यान रखो। हैश मैप में पूछ लेंगे, कॉन्करेंट हैश मैप में पूछ लेंगे कितनी नल वैल्यूज अलाउड हैं, कीज अलाउड हैं, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाता है कई बार बच्चों को। अब की पॉइंट्स पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। एक तो थ्रेड सेफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि नॉन सिंक्रोनाइज बोल ही दिया है। मल्टीपल थ्रेड्स मॉडिफाइंग इट विल लीड टू रेस कंडीशंस, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे बोल ही दिया है इन्होंने, ये तीनों में बेसिकली हैश मैप, कॉन्करेंट हैश मैप और हैश टेबल में सबसे फास्टेस्ट होता है। रीजन बीइंग, जो कॉन्करेंट हैश मैप है वो भी सिंक्रोनाइजेशन, वो कॉन्करेंट नाम ही लगा हुआ है ना, जहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कॉन्करेंट अगर नाम लगा हुआ है थ्रेड से रिलेटेड है, तो ये सिंक्रोनाइजेशन का काम करता है। तो सिंक्रोनाइजेशन जहाँ भी आती है ना हमारी, वो थोड़ा स्लो ही कर देती है प्रोसेस को। हैश टेबल पे भी हम आगे पढ़ेंगे, हैश टेबल एग्जिस्ट करता है जावा में, एंड मैं ये बताऊंगा ये कब से यूज नहीं हो रहा, ठीक है। हैश टेबल एग्जिस्ट करता है और साथ में सिंक्रोनाइज होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बताया जाएगा अभी आगे चल के। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये फास्टेस्ट होता है हैश मैप हमारा इन तीनों में से। और इसमें आपको पता ही होगा इनिशियल इंप्लीमेंटेशन एरे लिंक लिस्ट का होता है, बाद में ये ट्री में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर अ सर्टेन साइज, ठीक है। इसको हम यूज तब करें जब सिंगल थ्रेडेड इन्वायरमेंट हो। मल्टी थ्रेडेड में अगर रीड ओनली इन्वायरमेंट हो तभी, कोई राइट नहीं होना चाहिए, राइट के केस में रेस कंडीशन हो जानी है, ठीक है। और तुम्हें मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है, अपने नीड के हिसाब से। कमिंग टू कॉन्करेंट हैश मैप, कॉन्करेंट हैश मैप इज ऑल्सो अ मैप दैट इज थ्रेड सेफ, ठीक है। इट इज अल्टरनेटिव टू हैश मैप हमारा, एंड इट इज डिजाइन फॉर हाई कॉन्करेंसी विदाउट फुली लॉकिंग द मैप। अब ये बात समझो, विदाउट फुली लॉकिंग द मैप, ठीक है। कॉन्करेंट हैश मैप में क्या होता है भाई कि इसमें तुम्हें जो मैप के मेथड होंगे सिर्फ वही सिंक्रोनाइज होंगे, पूरा मैप ये लॉक नहीं करता जब भी कोई ऑपरेशन करना हो, राइट करना हो, कुछ करना हो, ठीक है। अब की पॉइंट देख लो यहाँ पे, इट यूजेस फाइन ग्रेन लॉकिंग, ठीक है, सेगमेंट लॉगिंग इन इन जावा 8 के पहले, एंड बकेट लेवल एंड सीएस इन जावा 8 प्लस, ठीक है, वहां से इंप्लीमेंटेशन होता। ये मैं कहूंगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किस तरह की लॉकिंग यूज कर रहा है, जैसे यहाँ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज कॉन्करेंट हैश मैप में कोई नल कीज और वैल्यूज अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है इसका। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इट अलाउज कॉन्करेंट रीड्स, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्करेंट हैश मैप है, एंड पार्शियल कॉन्करेंट राइट्स, ठीक है। दिस इज मच फास्टर देन हैश टेबल इन मल्टी थ्रेडेड कोड। हैश टेबल से भी फास्ट होता है ये, ठीक है। हैश मैप हमारा सबसे फास्ट है, फिर कॉन्करेंट हैश मैप है, उसके बाद हैश टेबल आता है। रीजन मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। इसको यूज तब करिए जब मल्टी थ्रेडेड एक्सेस विद मॉडिफिकेशंस हो, ठीक है। मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में यूज करना और मॉडिफिकेशंस भी करने हो, हाई थ्रूपुट रिक्वायर्ड हो, एंड वांट थ्रेड सेफ्टी विदाउट किलिंग द परफॉर्मेंस, ठीक है। थ्रेड सेफ्टी भी चाहिए और परफॉर्मेंस में भी सही है। कमिंग टू हैश टेबल, हैश टेबल ना हमारा जो लेगेसी है, लेगेसी मैप है, फुली सिंक्रोनाइज मैप है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एवरी मेथड इज सिंक्रोनाइज इट लॉग्स द एंटायर मैप, ठीक है, कुछ भी काम करने के लिए। अलाउज नो नल की और वैल्यू, एंड पुअर परफॉर्मेंस इन मल्टी थ्रेडेड एप्स, बिकॉज पूरा मैप सिंक्रोनाइज हो जा रहा है यार, मतलब बहुत ज्यादा वेटिंग है इसमें। कंसीडर आउटडेटेड, केप्ट ओनली फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। बेसिकली अगर तुम्हारा कोई 20 साल पुराना कोड है दैट इज यूजिंग दैट जावा, लाइक बहुत पुराना जावा वर्जन, तो वहाँ हैश टेबल यूज कर रहा है तो उसके लिए कंपैटिबिलिटी के लिए रखा हो गया है। अदरवाइज सबसे बेटर है कि कॉन्करेंट हैश मैप यूज करो, वर्किंग विद वेरी ओल्ड एपीआईज रिक्वायरिंग हैश टेबल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। बहुत माइनर से डिफरेंस है यार, ये ध्यान रखना। और इंटरव्यू में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसमें हमेशा की वैल्यू पेयर का पूछ लेगा कि कितने अलाउड है, ये सब चीजें हैं, तो लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। आप बस ये वीडियो देख लिया आपने, आपका क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।